जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूडिटेरिया का वॉल्यूम 2 का उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। और इससे पहले अगर 1, 2 और 3 जो नहीं देखे होंगे वो कृपया जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में बम फेंका था। तो ये फेंका था आपको 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में बम फेंका था। उस समय जो अध्यक्ष था किसका, सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली का जो अध्यक्ष थे वो थे आपको विठल भाई पटेल थे। कौन थे? विठल भाई जो पटेल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपका किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, एमजी रनाडे के द्वारा और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, यानी कि इनमें से हो जाएगा हम लोग का सभी। लेकिन पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ, तो ये आप याद रखिएगा कि ये हुआ था 1867 ईस्वी में। सॉरी 1867 प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था केशव चंद्र के सहयोग से। पूछेगा कि किसके सहयोग से हुआ था, तो केशव चंद्र के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। यानी पूछ रहा है कि किसके शासनकाल जो था उसमें संगीत का जो है पाबंदी लगा दिया गया था, यानी कि संगीत का जो कार्यक्रम था वो बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि ये था औरंगजेब, और जितना भी संगीतकार थे सबको छुट्टी पर भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनाया गया था। तो लाल किला स्थित हीरा महल जो है ये बनाया गया था आपको बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला है कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। तो ये आपका लड़ा गया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। द्वितीय अंगाल मैसूर जब 1780 और 84 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1780 और 84 के बीच हुआ था। तो उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। और पूछेगा कि किस संधि के तहत समाप्त किया गया, तो द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो है यह मैंगलोर के संधि के द्वारा, क्या मैंगलोर के संधि के द्वारा जो है ये समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन का रहा मैंगलोर के संधि 1784 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह ढाका में किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1906 ईस्वी में किया गया था। और उस समय जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था तो उस समय पूछेगा कि किसका शासन था, तो याद रखिएगा कि उसका शासन जो था लॉर्ड मिंटो का था। किसका था? लॉर्ड मिंटो का उस समय शासन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो 1857 का विद्रोह जो है वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और 1857 को विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया। तो ये कौन किया था, तो याद रखिएगा कि इस दो डिजरायली जो एक व्यक्ति थे उन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया गया था। और 1857 के विद्रोह को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो याद रखिएगा कि यह बीडी सावरकर के द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बोला गया था 1857 के विद्रोह को। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 8 नंबर कि एक तरफ विद्रोह दिया है और दूसरे तरफ उसका नेतृत्वकर्ता दिया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि वो सम्मिलित नहीं है। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। खांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। नील विद्रोह दिगंबर थे। और ताना भगत आंदोलन जो है इनका विद्रोह नेतृत्व जो है अली मुस्लियार के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह जात्रा भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जात्रा भगत के द्वारा जो है किया गया था। कब? 1914 ईस्वी को
ताना भगत आंदोलन हुआ, जिसमें यात्रा भगत जो है इसका नेतृत्व किए थे। कब? 1914 ईस्वी को। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, और इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी को अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और ग्रुप में आप 1-2 ग्रुप जो होगा आपका टेलीग्राम का हो या चाहे व्हाट्सएप का हो, उसमें आप छोड़ दीजिएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये वर्गाकार और आयताकार जो है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ एक जगह है, वहीं पे जो घर को अवशेष मिले थे वह वर्गाकार और आयताकार घर थे। अगला क्वेश्चन का रहा है 10 नंबर कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन जो है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका गलत। तो यहाँ कह रहा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो हुआ था यह पुरुष के कान से हुआ था। नहीं, यही कथन हम लोग का जो है गलत हो गया। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है पुरुष की कानों से नहीं बल्कि मुख से हुआ था। यहाँ कान नहीं होगा, मुख होगा। क्या होगा? मुख, यानी कि मुंह से हुआ था। और क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है यह पुरुष की भुजाओं से हुआ था, और वैश्य की उत्पत्ति जो है पुरुष की जांघों से हुआ था। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कानों से नहीं बल्कि मुख से हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्या को हल करने के हेतु किससे नियुक्ति किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो ये आपको नियुक्त किया था धम्म महापात्र को जो है, यह सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वो अशोक ने नियुक्त किया था। अगला है कि हाल ही दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है चोल वंश से। किससे जुड़ा हुआ था? चोल वंश से जुड़ा हुआ था। अगला है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा ये हैदराबाद राज्य को विलय किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में जो है किया गया था। ऑपरेशन पोलो का जो है विलय जो है हैदराबाद को किया गया था 1948 में। जूनागढ़ पूछेगा तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है अंग्रेजी राज भारत में इसको मिलाया गया था। अगला है स्वाली का युद्ध जो हुआ है अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? तो स्वाली का युद्ध जो है यह 1612 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य हुआ था स्वाली का युद्ध। कब? 1612 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना जो हुई घटित हुई थी? तो ये आपका हुआ था हंटर आयोग का गठन जो हुआ है, यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव से हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 13 अप्रैल जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सही सुमिलित कौन सा है? सुमिलित नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो इधर दिया है नदी और एक तरफ दिया है सहायक नदी। तो गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी? मूसी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यही आपका गलत है। मूसी नदी जो है गोदावरी की नहीं बल्कि ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और मान जो है आपका महानदी का सहायक नदी है। मालप्रभा जो है आपका कृष्ण नदी की सहायक नदी है। और हेमावती जो है आपका कावेरी नदी की सहायक है। और एक महानदी का एक सहायक नदी आपको देता है ब्राह्मणी और बैतरणी। किसका? महानदी का। ब्राह्मणी और बैतरणी जो है आपका महानदी की सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन जो है आपका पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव नहीं होता है, बल्कि ऋतु परिवर्तन होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है भुला रहे हैं हम। परिक्रमण होता है। पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, घूर्णन के प्रभाव के कारण नहीं होता है। बल्कि पवनों का विक्षेप, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का होना जो है यह पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव के कारण होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन जो है यह परिक्रमण के कारण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसीन आप याद रखिएगा कि यह मिस्र देश का स्थानीय पवन है। और एक देता है जोंडा। जोंडा जो है आप याद रखिएगा कि ये अर्जेंटीना का है। किसका है? अर्जेंटीना का है। और इसका जो हो गया खमसीन जो है आपका मिस्र का स्थानीय पवन है।
अगला है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव जो है प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। तो विश्व में पूछ रहा है, तो विश्व में शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है आपका बृहत हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत दर्रा को सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचाने, यानी कि पश्चिम से स्टार्ट होता है और पूर्व की ओर वह समाप्त होता है। तो ये सबसे पहले आपका याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा सिपकिल्ला, उसके बाद आपका होता है लिपुलेख, उसके बाद नाथुला और उसके बाद बोमडिला, यानी कि सबसे पहले सिपकिल्ला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, तब बोमडिला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चीज़ आप बता दे रहे हैं कि सिपकिला आपका कहाँ है। सिपकिला आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा स्थित है, और बोमडिला जो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और नाथुला जो है आपका ये हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। और उसके बाद आपका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। अब इसका पश्चिम से पूर्व बता दिए, पहले हो जाएगा सिपकिला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बोमडिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल किससे पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक किया जाता है। अगला है कि कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास किए करता है। तो ये आपका भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ऋतु प्रवास करते हैं। आम्र वर्षा का संबंध किससे है। तो ये आम की फसल से है। आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। अगला है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का उगाई जाती है। तो उड़द का उगाई जाती है हम लोग भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में आपका शामिल हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किससे संबंधित है। यानी किस व्यक्ति ने यह कहा था कि पूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। तो याद रखिए कि जेबी से के बाजार नियम से संबंधित है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग जो है उत्पन्न करती है। अगला है कि खुसरो समिति का संबंध किससे था। तो खुसरो समिति का संबंध जो था कृषि साख की समीक्षा से था खुसरो समिति। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों को शामिल है। तो ये हो जाएगा बैंक नीति दर, और उसके बाद हो जाएगा खुला बाजार की क्रिया और नैतिक प्रभाव की नीति। ये तीनों जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण में शामिल है। अगला है गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे था। तो ये गरीबी रेखा के निर्धारण से था। अब इसकी जो है रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो ये 1993 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन का 31 नंबर कि अधिकार परीक्षा उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अधिकार परीक्षा जो है आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश के क्षेत्राधिकार आता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लिख लीजिएगा आप लोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, बंदी पर प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा दे देगा आपको परमादेश। ये जो है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आता है। ऑप्शन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति मतदान का अधिकार प्राप्त है, नहीं, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के तहत, और उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष आयु निर्धारण किया गया है। और अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु जो है आपका 35 वर्ष किया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
सॉरी, बी नंबर होगा कि उपराष्ट्रपति को जो है मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है 33 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धन का समान वितरण इसमें पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि 39 का ख जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है धन का समान वितरण किया जाता है अनुच्छेद 39 के ख के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 5 तरीकों से होता है, जिसमें एक होता है जन्म से, दूसरा होता है कि यहाँ पे आप 10 वर्ष या 7 वर्ष रह लीजिएगा तो आपको नागरिकता मिलेगा, और 3 आप देख लीजिएगा और वो हमको बता भी दीजिएगा कमेंट में लिखकर कि 3 और क्या है। अगला है 35 नंबर कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संघ और राज्य के बीच जो है आपका शक्ति का विभाजन जो है ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिक संघ और फौजदारी किस सूची के विषय है। तो याद रखिएगा कि इसमें समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची जो प्रारंभ में 47 विषय था और वर्तमान में अभी जो इसमें 52 विषय हैं, किसमें, समवर्ती सूची में। और श्रमिक एवं संघ जो है फौजदारी सूची जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले 47 विषय था, अब प्रेजेंट में 52 विषय हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। तो वोट देने का अधिकार जो है आपका नहीं है, तो ये अनुच्छेद 88 के तहत जो है भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ जो है वह कोई नहीं दिलाता है, यह जो है यह सदस्य के रूप में, लोकसभा का सदस्य के रूप में यह शपथ लिया जाता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह अनुच्छेद 93 के तहत होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अगला है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष होते हैं, यानी टोटल मिला के आपका जो संख्या हो गया 3 हो गया। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम जो है गलत है। तो गलत पूछ रहा है कि इनमें से कोई नहीं जो है गलत, यानी कि सब सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक याद रखिएगा कि फ्रांस का ये सरकारी दस्तावेज, यानी कि येलो बुक अपना जो भी सरकार, फ्रांस की सरकार जो है काम करती है वो येलो बुक पर ही काम करती है, ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय कितने देशों के प्रतिनिधि ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन का ध्यान से सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र जब स्थापना हुआ था तो उस समय कितने देश जो थे वो अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा कि इस पे 50 देश ने हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था शायद। दिन याद रखिएगा 24 हमको तो याद है, लेकिन मंथ याद नहीं है हमको। 1945 ये कन्फर्म है, ठीक ना, तो डेट आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। और वायुसेना का पूरा कमांड जो पूछेगा कि कै गो है, तो याद रखिएगा कि यह पूरा कमांड जो है 7 गो है, और वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। तो राधा रेड्डी का संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, उन्हीं से वह संबंधित थी। अगला है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किस वर्ष अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था, और उनको उसी पुस्तक के लिए मान बुकर अवार्ड दिया गया था। तो ये उनको दिया गया था 1997 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1997 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मान बुकर पुरस्कार जो है ये आपका 1969 ईस्वी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाखाल वन जीव अभयारण्य जो है यह भारत के किस राज्य में है। तो
पाखल वन्य जीव अभयारण्य जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। रेड डाटा बुक सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1964 ईस्वी में, यह प्रथम प्रकाशन किया था। और रेड डाटा बुक का संबंध जो होता है, जैसे कोई भी जानवर है या पक्षी है वह विलुप्त मात्रा में है तो वह रेड डाटा बुक के अंतर्गत आते हैं, प्रकाशन किया जाता है। अब ये पहला प्रकाशन जो है इसका 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन जब होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। अगला है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंधित है। तो ग्रीन हाउस क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है राज्य। तो इसमें दिया है कि सिंपलीपाल आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और नौकरे कहाँ है? मेघालय में है। अगस्त्यामालाई आपका केरल में है। कंचनजंगा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। और कंचनजंगा कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं होगा तो हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि कंचनजंगा कहाँ पे है। अगला है कि हृदय मांसपेशियां को कहते हैं। तो हृदय मांसपेशियां को जो हम लोग मायोकार्डियम कहा जाता है, हृदय मांसपेशियां को कहा जाता है मायोकार्डियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोपियोसेटिव न्यूरोस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक का संबंध किससे था? तो ये आपका हो जाएगा शरीर का लचीलापन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन बी जो होता है, याद रखिएगा कि विटामिन बी तथा सी, एक होता है बी और सी, ये आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन। ए डी ई तथा के जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला है कि मानव शरीर में अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो मानव शरीर की जो हड्डी है वह किस आधार पर वर्गीकृत की गई है? तो याद रखिएगा कि इसमें है परिमाण और आकार के आधार पर जो है मानव शरीर की हड्डियां जो है यह वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊतक जो है शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो शरीर में संरक्षण का कार्य करता है एपिथेलियम ऊतक जो है यह शरीर में संरक्षक का कार्य करता है। अगला है कि पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सिन। पौधे में एक ऑक्सिन हार्मोन है जो प्रकाश की ओर जो है झुक जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, कोशिका का विभाजन जो है विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेरिडोफाइटा फाइट जो है पौधे के उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण आपको हो जाएगा मर्सिलिया एवं फंड। मर्सिलिया एवं फंड जो है आपको टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। अगला है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो आपका हो जाता है आपको इनमें से कोई नहीं है। लाइपेज अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जो आपका है दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो होता है वो अग्नाशय होता है। इनमें से हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोला जाता है? तो इसे हम लोग सहजीविता बोलते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसे हम लोग सहजीविता कहते हैं। अगला है कि कौन सा एक लौह धात्विक खनिज है? तो कोबाल्ट जो होता है यह लौह धात्विक खनिज होता है। कोबाल्ट और एक एल्युमिनियम भी होता है लौह धातु और लौह धात्विक खनिज। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। अगला है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एल्कीन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना घोला जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सोना जो है एक रेजुआ में घुल जाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो है यह मिश्रण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया यानी कि HCl और नाइट्रिक हो गया आपका HNO3। क्या हो गया? HNO3। अगला है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल होता है यानी कि तांबा जस्ता, इसका ट्रिक होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी यानी कि तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेटा किसके बराबर होता है? तो एक जेटा जो है आपका ये बराबर होता है 10 के घात 21 के बराबर होता है एक जेटा। योटा होगा आपको 10 के घात -24 को हम लोग योक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? योक्टो कहते हैं। और 10 के घात -21 को हम लोग जिप्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्टो कहते हैं। और 10 के घात 24 को हम लोग योटा कहते हैं। 10 के घात 24 को योटा और 10 के घात -21 को जिप्टो और 10 के घात 21 को आपका हो जाएगा जेटा और 10 के घात -24 को हो जाएगा हम लोग का योक्टो। अगला है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाती है तो अत्यंत शुष्क मौसम होने की संभावना होती है। अब बैरोमीटर के अचानक गिरने से क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आने की संभावना हो जाती है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल। इसका ट्रिक बता रहे हैं कि निकट में कितना अंक है? यदि शब्द है 3 गो तो इसका याद रखिएगा कि 4 शब्द हमको चुनना है, यानी कि अवतल में होता है 4 शब्द। यहीं पूछेगा दूर, तो दूर में कितना होता है? 2 शब्द है, तो इसको चुनना है हम लोग को 3 शब्द वाला, तो 3 शब्द वाला हो जाएगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर, इंद्रधनुष के कारण होता है। तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है इंद्रधनुष होता है। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें सुमेलित चुनना है। तो गतिक विषम का नियम किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो आस्टीन के द्वारा नहीं किया बल्कि यह नेल्सन के द्वारा दिया गया था, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। अब व्यक्तिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग के द्वारा और प्रकाश का तरंग हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। अगला है 71 नंबर कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई थी, जिसमें क्या नाम दिया गया था? 7 प्राथमिकता को आपको क्या नाम दिया गया था? वो दिया गया था सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है नाम दिया गया था। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत जो है अनुमान लगाया गया है? तो ये आपको लगाया गया है 5.9% जो है 23-24 के अनुसार जो है GDP का घाटा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 73 नंबर कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर जो है आयात रहा? तो ये आपका रहा है 551.7 बिलियन डॉलर जो है यह व्यापार में आयात हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया था? तो ये आया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा FDI आया था। कब हुआ था? तो 22-23 के अनुसार। जाति जनगणना आधारित 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो ये तो हमको लग रहा है कि लगभग सभी लोग को मालूम होगा कि बिहार में किस जाति की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो बता देते हैं, आप लोग का नहीं याद होगा तो इसमें हो जाएगा आपको यादव। यादव जो है आपका सबसे अधिक बिहार में जनसंख्या वृद्धि दिखाया गया है। बल्कि ये बता दें आपको, ये गलत सूचना दिया गया है कि इसमें यादव हैं। यह जो बिहार सरकार है यहाँ पे जो है जाति जनगणना हुआ था उसका रिपोर्ट जो में है ये गलत यानी कि छुपाया है इस रिपोर्ट को, और यहाँ पे जो है बिहार वासियों को बता दिया है कि बिहार में सबसे अधिक यादव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया है UAE के द्वारा किया गया है। एक सितरंग आया था, एक क्या बोलते हैं तूफान, उसका नामकरण जो है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था। एक आया था आसनी करके आया था, शायद हाँ आसनी करके आया था, उसका नाम जो है श्रीलंका के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G20 के शेरपा में पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका उदयपुर में
हुआ था। G20 के शेर्पा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका उदयपुर में हुआ था। अगला है कि कोवोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा है कोवोवैक्स जो है वैक्सीन निर्माण किया गया था। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? तो ये किया गया LV-M3 के द्वारा जो है वन वेब इंडिया 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। अगला है कि ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना जो है यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो ये आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का है प्रथम। दूसरा पूछेगा तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा जो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। यानी कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का। और सबसे कम पूछेगा तो याद रखिएगा कि यह है आपका हरियाणा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रंगनाथिट्टू आपका हो जाएगा ये है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है कि मैंग्रोव प्रजाति के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो ये आपका किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये जो है आपका मैक्सिको के साथ किया है। अगला है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो आपका है डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और नीति आयोग कब बना था? तो ये बना था आपका 2015 ईस्वी में। किसी स्थान पर? तो ये बना था आपको योजना आयोग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इनका संबंध जो है ये तो आरजेडी एक नेता थे। अब ये 7 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और ये जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसका स्थान आपका है चौथा नंबर। क्या है? चौथा नंबर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। 88 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को GI टैग दिया गया है? तो गमछा के नाम पर सब बिहार मार देंगे। अब आपको एग्जामिनर कर देगा क्वेश्चन ऐसे, तो आपको गमोचा यानी गमछा को GI टैग बिहार नहीं बल्कि आपको मारना है असम, और नहीं तो आपके साथ क्या कर देगा? खेला कर देगा एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो किसके द्वारा? तो फोर्ब्स के द्वारा पूछा गया है। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के सूची में भारत से महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। भारत में कुल 6 महिला को शामिल किया गया है, जिसमें एक महिला जो है याद हमको आ रहा है वेस्ट बंगाल के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? ममता बनर्जी, उनको शामिल किया गया है। बाकी 5 को हमको याद नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 5 का नाम। अगला है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें 6 लोगों को दिया गया है। इसका हम एक ट्रिक याद रखे हैं कि 6 9 91, यानी कि पद्म विभूषण पूछेगा तो 9, पद्म भूषण पूछेगा तो 9, पद्म विभूषण पूछेगा तो 6, पद्म भूषण पूछेगा तो 9, और पद्मश्री पूछेगा तो आपको 91। अब इसी 16 को जोड़ दीजिएगा आप, तो हो जाएगा आपको 106, और 106 आपका टोटल यानी कि कुल पद्म पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। अगला है कि 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया? तो 64वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये आपको दिया गया है क्या बोला जाता है सिथियारा छिबको और तदाशी हटोरी को और बर्नेट जे मैड्रिड को दिया गया, यानी कि उपर्युक्त सभी को दिया गया है 64वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से है, मुख्यमंत्री भूमि आवासीय योजना। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया परीक्षा संगम पोर्टल। अगला है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपका मेघनाथ देसाई है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक। 95 नंबर का रहा है कि भारत सरकार के द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये आपका स्थापित किया गया है पूना में। पूना कहाँ है? तो ये आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 घटाने पर आपका शेष बची संख्या जो है 16, 18, 20 और 24 से प्रत्येक से पूर्णतः हो जाएगा। तो जहाँ सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो भाई आप इसका जो है एलसीएम निकाल दीजिए और जितना एलसीएम आएगा उसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये रहा है आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच जो है आपका चुनाव हुआ, उसमें से कह रहा है कि इसे 55% मत जो है कुल वैध मतों का 55% जो है एक उम्मीदवार को मिला। किसको मिला? एक उम्मीदवार को मिला। यहाँ पे कितने 2 उम्मीदवार खड़े हैं और उसमें से कह रहा है कि कुल मत जो है 15,200 है। कितना है? 15,200 है तथा 15% मत जो है अवैध घोषित किया गया, यानी कि वो गलत हो गया। जैसे क्या होता है कि अब तो अति हो रहा है मशीन से वोट पड़ रहा है। पहले क्या होता था कि ये आपको पर्चा पर वोट पड़ता था तो बहुत से लोग होते थे कि 2-3 गो चिन्ह पर जो है अपना ठप्पा मार देते थे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो वोट मत है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, किसी को नहीं माना जाता है कि वह किस पक्ष में वोट दिया है, तो उसी को कहा जाता है अवैध घोषित। तो 15% जब अवैध घोषित हो गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला? तो इसको हम बता दे रहे हैं इसका सवाल का कि इसमें आपको पूछ रहा है कि 15,200 तो पूरा वोट है, इसमें से आप 15% मत जो है आपका निकाल दीजिए, यानी कि वो तो खत्म हो गया। तो 15% इसका, यानी कि टोटल हमारे पास कितना बचेगा? तो 85% इसका निकाल देंगे और 15% खत्म हो गया तो 85% ना बचेगा। तो 15,200 का 85 से गुना करेंगे और 100 से हम लोग भाग दे देंगे तो ये आता है हम लोग का 12,920 मत, यानी कि टोटल वैध मत जो है, यानी कि जो सही है वो 12,920 है। उसमें से कह रहा है कि 55% तो एक जो उम्मीदवार था जीता वो तो ले चुका, तो अब 100 ना होगा, 100 में से 55 घटा देंगे तो हम लोग कितना बचेगा? 45। तो 45% जो ना है दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो 12,920 का हम लोग 45% निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 5,814, यानी कि 5,814 जो वोट है वो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है इसमें चयन कीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इसका हम बता दे रहे हैं, इसे होगा 4 है, 11 है, 30 है, 67 है और 128 है। इसका आप लोग डिफरेंशियल निकाल दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि आंसर इसका हो जाएगा 219। अगला है 99 नंबर। 99 नंबर में कह रहा है कि संख्या जो है, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका आप लोग चयन करना है। तो इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपको 30। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। और 100 के कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण
आपका 40 डिग्री का है तो इसमें बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो बाह्य कोण कितना होता है? तो बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। अब इसमें से आप लोग हम लोग 40 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी कि भुजाओं की संख्या आपका हो जाएगा 9। तो ये रहा है आप लोग का यूटेरिया के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 का 100 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। और कितना नंबर आया एक लग आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पे डेली 11 बजे के आसपास मिलता है। हाँ, और थोड़ा सा ये भी बता देते हैं आपको कि एक हफ्ता में करंट भी आप लोग को डेली मिलेगा सुबह सुबह। तो चैनल के साथ बने रहिए और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में शेयर कीजिएगा तो थोड़ा सा हमको भी क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जिससे हमको अंदर से एनर्जी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जम के तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम तो एकदम बहुत ही कम बचा है। 17 दिसंबर जो है ये आपका एग्ज़ाम के डेट है संभावित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।